प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखी है। हमने कोविड की पहली लहर का भी मुकाबला किया है। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी लहर से भी हम लड़े हैं। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का ही परिणाम है कि 140 करोड़ टीके भारत में लग चुके हैं। अपने आप में अद्भुत है ये। और प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम सब मिलके अब इस तीसरी लहर से मुकाबला करेंगे। और इसलिए पहली चीज, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को पूरी ताकत से सक्रिय होना पड़ेगा, चाहे जिला स्तर की हो, चाहे विकासखंड स्तर की हो, चाहे पंचायत और वार्ड स्तर की हो। प्रभारी मंत्री और कलेक्टर मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण, समाज सेवी, धर्मगुरुगण कोविड के क्षेत्र में पहले भी जिनने बहुत बेहतर काम किया, हम सबको जोड़ लें। कई तरह की संस्थाएं हमारी सहयोगी रही हैं। पतंजलि योग पीठ, गायत्री परिवार, श्री श्री रविशंकर जी की संस्था, जन अभियान परिषद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटते ही हैं। अन्य दलों के कार्यकर्ताओं से भी बात होनी चाहिए। बीजेपी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी दो पंचायत स्तर पर हैं, उनको भी सक्रिय करना चाहिए। संघ, सेवा भारती, हमको सबको जोड़ना है। रहवासी संघ शहरों में, व्यापारी संस्थाएं, व्यापारिक संगठन, लायंस क्लब, रोटरी क्लब जैसी संस्थाएं, अलग अलग जितने तरह की संस्थाएं, उनको जोड़ना होगा। हमको जुड़े हुए हैं, लेकिन और ताकत से हम इस लड़ाई में उन सबको जोड़ें। और जो अपेक्षाएं हैं, जो आग्रह है मेरा, सबको जोड़ के काम कराएं। अब ग्राम स्तरीय जो हमारी समितियां हैं, पंचायत स्तरीय और वार्ड स्तरीय, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खांसी, सर्दी, जुकाम, हल्का बुखार, इसको गंभीरता से ले। गांव में वही देख सकते हैं जैसे पिछली बार हम लोगों ने टीका लगवाए, सैंपल टेस्ट के लिए नहीं मिलते, या जो बीमार थे उनको निकाल के कोविड केयर सेंटर तक ले गए, या पंचायत भवन या स्कूल को ही हमने कोविड केयर सेंटर बना दिया। तो ये तो गांव में करना पड़ेगा हमको। और इसलिए ऐसे लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार के अगर हैं तो तुरंत उनका आरटी-पीसीआर सैंपल टेस्ट होना चाहिए, सैंपल लिया जाना चाहिए। कोई छुपाए ना, ये नजर हमको रखनी पड़ेगी, क्योंकि छुपने से ही पिछली बार बड़ी विकट परिस्थितियां बन गई थी। इसलिए उनका सैंपल लेके उनका टेस्ट करवाने का काम करना है हमको, और टेस्ट के जो परिणाम हो उसके हिसाब से फिर इलाज की व्यवस्था होगी। गांव में भी होम आइसोलेशन अगर होता है, वार्ड में भी होम आइसोलेशन होता है, तो होम आइसोलेशन जिनका हम कर रहे हैं उन पर हमको नजर रखनी होगी कि सही में वो अकेले में है कि नहीं। सच में उनसे टेलीफोन करके पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा। उनके स्वास्थ्य के बारे में निरंतर जानकारी लेनी पड़ेगी हमको। तो ये काम वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सुनिश्चित करेंगी। फिर कोविड के अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना पड़ेगा, मतलब मास्क, दूरी,
अनावश्यक भीड़ नहीं, बड़े आयोजन को हतोत्साहित करना। अभी हमने प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन व्यवहार से हम हतोत्साहित करें ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो, उसी से फैलता है। तो ये हमको गांव में भी कोशिश करनी है, वार्ड में भी कोशिश करनी है। और तीसरा काम सबका ही है वो, लेकिन ग्राम पंचायत में या वार्ड में 15 से लेकर 18 वर्ष की उम्र के हमारे बेटे बेटियों का युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन। अब टारगेट बना लो कि हम किसी भी 15 से लेकर 18 साल के उम्र के किशोर के बच्चों के बेटे बेटियों को हम वैक्सीनेशन कराकर ही चैन की सांस लेंगे, क्योंकि यह सबसे बड़ी सुरक्षा है। फिर हमारी ब्लॉक स्तरीय जो कोविड क्राइसिस कमेटीज हैं, उनको 2 चीजें तो सबको करनी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन पूरे ब्लॉक में सुनिश्चित करवाना, 15 से लेकर 18 साल के बच्चों का भी। और अगर कहीं रह गए हैं पहले डोज और दूसरे डोज के लिए, तो खोज खोज को उनको भी लगवाना है। लेकिन उनको ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारियों के साथ, एसडीएम के साथ मिलके समन्वय करके टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा। अभी टेस्ट में सैंपल नहीं देते लोग। अब सैंपल नहीं देते तो पता नहीं चलता। आज 61,000 हुए हैं, ये बढ़ा के हमको 75,000 तक ले जाना है। 70 मैंने पहले बार बार कहा, क्योंकि इसी से पता चलेगा हमको। तो टेस्ट कैसे बढ़े इसकी चिंता करें। और ब्लॉक स्तर पे कोविड केयर सेंटर कहां बनाया जाए ये तय कर लें। अब ये हड़बड़ी में नहीं बनाना है हमको, लेकिन बनाने की पूरी तैयारी कर दें। और एक ब्लॉक में एक कोविड केयर सेंटर को हम क्रियाशील करें, क्योंकि सब अस्पताल है, इसकी जरूरत नहीं है। अभी तक एक बात लगभग पूरी दुनिया से आई है कि अभी बहुत गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे लोग, जो वैक्सीनेशन हो गया ये उसका परिणाम है। और ये हर एक अस्पताल में भर्ती हो इसकी जरूरत नहीं है। हम कोविड केयर सेंटर पर रखने की व्यवस्था करें ताकि एकदम अस्पताल में भीड़ भी ना बढ़े, बोझ भी ना बढ़े, और बाकी अस्पताल में दूसरी बीमारियों का भी इलाज होता रहे। और ब्लॉक स्तर के अस्पताल की व्यवस्था देख लेना, एक कोविड केयर सेंटर की तैयारी और एक ब्लॉक स्तर पे जो हमारा अस्पताल है उसकी सारी व्यवस्थाएं आप चेक कर लीजिए, मिलके देख लीजिए, ताकि वो अस्पताल भी जरूरत पड़ने पर चाक चौबंद रहे। फिर जिला स्तरीय जो कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, उनको जो बाकी काम मैंने बताया वो तो उनको देखने ही है, उनको मैं दोहरा नहीं रहा। प्रारंभ कर दीजिए ताकि सामान्य लक्षण वाले पॉजिटिव पेशेंट्स को वहां जरूरत पड़ने पर भर्ती किया जा सके। और अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे जिला चिकित्सालय हो या आपके यहां मेडिकल कॉलेज हो या अन्य चिकित्सालय हो, उनकी व्यवस्थाओं को आपको देख लेना चाहिए, देखना ही है। तो प्रभारी मंत्री, कलेक्टर, सांसद, विधायक, समाज सेवी संस्थाएं और बाकी मित्र जो कोविड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज में जिलों में हैं, जरूरत पड़े कोई छूट गया तो और जोड़ लें, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। तो ये व्यवस्थाएं हमको तत्काल देखनी है। माननीय मंत्रीगण, कलेक्टर्स और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से कुछ निवेदन मैं और करना चाहता हूं। एक, जिले को जो आवंटित टेस्ट की संख्या है, सैंपल लेके टेस्ट करना है, उतने टेस्ट आपके जिले में होना ही चाहिए। टेस्ट करना ही सावधानी भी है और इसी में हमारी सुरक्षा भी है।
अलग अलग जिलों के लक्ष्य तय है, जनसंख्या और तीव्रता आकार उसके हिसाब से। तो कृपया कर जनता को एजुकेट कीजिए और जनता से मेरी प्रार्थना भी कि टेस्ट करवाएं, सैंपल देने में कोई भी कोताही ना बरतें। फिर अंतर्राज्यीय आवागमन वाले स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन पर भी टेस्टिंग और सैंपल लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर जिलों में पूर्व से संचालित फीवर क्लिनिक, ये सब ध्यान से सुन लें। फीवर क्लिनिक चालू करने हैं, कई जगह चालू होंगे या नहीं है, तुरंत चालू करें। उसमें होगा कि सर्दी खांसी बुखार हुआ तो फीवर क्लिनिक बगल में ही है, वहां गए और तुरंत टेस्ट करवा लिया तो तत्काल पता चल जाएगा, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर पूरे जिले में खांसी सर्दी बुखार वाले तो टेस्ट होना ही चाहिए, वो अनदेखे ना रहें। फिर आप ये चिंता भी करें कि पॉजिटिव जो केसेस आ रहे हैं, अभी 602-3 हमारे यहां एक्टिव केस है और अभी 150 से ज्यादा पॉजिटिव केस रोज आने लगे। ये संख्या बढ़ेगी, जैसा ट्रेंड अभी आपने देखा दुनिया में देश में बढ़ रहे हैं, बढ़ेगी हमारे यहां। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना है, एक को परिवार में हो गया तो बाकी कर लेनी। डेल्टा जब आया था दूसरी लहर में तो पता चला कि नहीं करवाया तो पूरा का पूरा परिवार बीमार हो गया, गंभीर हो गया। इस बार ये लापरवाही किसी भी कीमत पे हम नहीं कर सकते, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप सुनिश्चित करवाएं ताकि एक को अगर हुआ है तो आसपास कौन है उनको तो संक्रमण नहीं फैला, इसकी जानकारी तत्काल मिल सके। जैसा अभी बताया गया, पॉजिटिव प्रकरण में हर केस को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर होम आइसोलेशन जगह हो तो एक ही कमरा में तो होम आइसोलेशन हो नहीं सकता। इसलिए अगर घर होम आइसोलेशन की व्यवस्था वाला है तो होम आइसोलेशन, और नहीं है तो फिर कोविड केयर सेंटर जैसी व्यवस्था में उनको ले जाना। सामान्य लक्षण है तो एकदम अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। फिर जिलों में यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि सैंपल टेस्ट करने के लिए जो निर्धारित लैब है उनको प्रेषित किए जाएं और 24 घंटे के भीतर जांच के परिणाम से अवगत कराया जाए। पिछली बार देर लग रही थी, ये 24 घंटे में करना है। इसकी निरंतर निगरानी और समीक्षा की जाए। शासकीय अस्पतालों में आईसीयू, एलजीयू बिस्तर एक बार फिर से हम चेक कर लें। ऑक्सीजन सपोर्टेड सामान्य बिस्तर, ऑक्सीजन बेड, आइसोलेशन बिस्तर जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार हो सकता है कई को ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, हम तैयारी सब रखेंगे। इसके साथ दवाइयां, महीने भर की दवाई पूरी चाहिए हमारे पास, और जैसे ही कम होना शुरू हो महीने भर फिर दवाई की व्यवस्था कर लें, आप तत्काल खबर करें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि फलानी गोली नहीं है, फलानी टैबलेट नहीं है, फलानी चीज नहीं है। दवाइयां, इंजेक्शन, जो आवश्यक चीजें वो महीने भर की हमारे पास चाहिए, कम से कम 1 महीने के लिए। वेंटिलेटर एक बार फिर चला के देख लें, बायपैप, सीपैप, ऑक्सीजन की व्यवस्था, और जैसा भी बताया पीएसए प्लांट अभी 204 में से 188 चालू हालत में चल रहे हैं सक्रिय। तो जो चालू हालत में उनकी भी प्योरिटी बार बार मॉक ड्रिल हुई है, फिर से एक बार देख लें शुद्ध ऑक्सीजन उसमें से आ रही है कि नहीं आ रही है। और बाकी जो बचे हैं उनको जल्दी से जल्दी सक्रिय कर लें, क्योंकि 204 में से 188 मतलब 10 कितने 14 16 बचे हैं, तो उनको भी चालू कर लें। फिर
कोविड उपचार योजना, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, कलेक्टर्स ध्यान से तत्काल प्रभारी मंत्रियों के निर्देशन में, वैसे तुरंत कलेक्टर्स को यह काम करना है कि जो हमारे प्राइवेट अस्पताल है जिनको हमने अनुबंधित किया था, उस अनुबंध में 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक अभी वृद्धि कर दी। तो आप ये अनुबंध कर लें और प्राइवेट अस्पताल में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत उपचार होगा, जरूरत पड़ने पर निःशुल्क उपचार होगा, पैसे हम देंगे। तो वो सारे प्राइवेट अस्पतालों से अनुबंध हो जाए ताकि जरूरत पड़ने पे 31,000 बिस्तर हमारे पास अभी हैं शासकीय अस्पतालों में, हम कम से कम 25,000 दूसरे प्राइवेट अस्पताल के बिस्तर भी तैयार करके रखें। तो इसलिए ये जल्दी से जल्दी ये अनुबंध कर लिया जाए ताकि हम जनता को, गरीबों को, मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों को निःशुल्क इलाज सुनिश्चित कर पाए। फिर हमने बहुत अच्छा काम किया था, कोविड के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को जिलों में बनाया था, उसको तुरंत चालू कर लिया जाए। अब उसके माध्यम को बहुत उपयोगी है। कोविड केयर सेंटर और होम आइसोलेशन में जो उपचार प्राप्त कर रहे कोविड के पॉजिटिव रोगी हैं, उनकी टेली कंसल्टेशन के द्वारा सतत निगरानी की व्यवस्था की थी, वो फिर से करनी है। अब घर है, फोन तो जा नहीं, या तो वो फोन करेगा, हमको रोज फोन करना है। अभी एक फोन की बात नहीं है। उनको हम गाइड कर सकें, बता सकें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर जरूरत है उपचार की तो फिर उनको अस्पतालों में फिर तत्काल रेफर करने की व्यवस्था है। ये कोविड कंट्रोल और कमांड सेंटर जिलों के देखेंगे। होम आइसोलेशन में फोन, दवाई के किट की व्यवस्था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका पर्चा छपवाया जा सकता है, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। वो वहीं छपेगा, डिसेंट्रलाइज बना के दिया हुआ है, बना के दिया हुआ है। तो हम गाइड तो कर पाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और जरूरत होने पर वहां से रेफर हम कर सकते हैं। फिर कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर्स पर जिलों में उपलब्ध आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बिस्तर, आईसीयू बेड, एचडीयू बेड, पीआईसीयू बिस्तरों की उपलब्धता व रिक्ति की भी मॉनिटरिंग की जाए। कितने बेड उपलब्ध है, उनमें से कितने खाली हैं, इसकी सतत मॉनिटरिंग जरूरी है ताकि स्थिति और वो जनता को पता रहे किस अस्पताल में कितने बिस्तर खाली है। लोगों को अफरा तफरी की स्थिति में नहीं आने देना है। तो इसलिए कलेक्टर सुनिश्चित कर लें कंट्रोल और कमांड सेंटर के काम जो हमने किए वो फिर से ठीक से तत्काल शुरू हो जाएं। फिर होम आइसोलेशन में ज्यादा लोग हो सकते हैं, इसलिए मोबाइल मेडिकल यूनिट और रैपिड रिस्पांस टीम को सक्रिय किया जाए। मोबाइल मेडिकल यूनिट जाएगी जरूरत पड़ने पे घर पे, और जरूरत पड़ने पर रैपिड रिस्पांस टीम तत्काल अस्पताल पहुंचाने का काम करेगी। अब ऐसे रोगी जो होम आइसोलेशन में हैं, उनको मोबाइल मेडिकल यूनिट और रैपिड रिस्पांस टीम और फीवर क्लिनिक के माध्यम से रोज पूछताछ होगी, जरूरत पड़ी तो शिफ्ट करेंगे। फिर एक चीज और ध्यान देंगे, विशेषकर कलेक्टर, भारत शासन का पोर्टल है S3, उस पर समस्त वांछित जानकारी समय सीमा में प्रतिदिन अपडेट किया जाना चाहिए, नोट कर लें। S3 पोर्टल पर रोज अपडेट करना ही है वांछित जानकारी। फिर हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलकर
कितने शासकीय अस्पताल में बिस्तर है और कितने प्राइवेट में बिस्तर है, इसको एक साथ एकीकृत कर लें। क्योंकि बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी भी हमको सार्थक पोर्टल जो हमारा है, सार्थक पोर्टल के 3B फॉर्म को जिलों में भरना सुनिश्चित करें और जानकारी अपडेट करें। आप आज से समझ गए होंगे प्राइवेट और सरकारी और प्राइवेट मिलकर कितने बिस्तर हैं, ताकि प्राइवेट के बिस्तर भी तैयार रहे। और कोई भी प्राइवेट, ये बात आई गई कि अगर उसको कोविड का उपचार करना तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, तो पहले से आप देख लें। फिर एक बात और गंभीरता से, अभी से पूरी गंभीरता के साथ करें। उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों का ऑथराइजेशन धारा 144, धारा 144 किया जाए और यह सुनिश्चित कर लें रेट कैपिंग। रेट की कैपिंग इसलिए जरूरी है कि मनमानी कीमत लोग ना वसूल पाएं। सरकार ने रेट्स तय किए, वो जो तय रेट हैं उसी पर इलाज सुनिश्चित किया जाना है। तो रेट कैपिंग, जो सरकार द्वारा निर्धारित दर है उस पर इलाज। मतलब ऑक्सीजन की उपलब्धता, अगर वो इलाज कर रहे तो ऑक्सीजन होना चाहिए उन अस्पतालों में, ये सुनिश्चित करवा लें। और ट्रेंड उनका नर्सिंग और डॉक्टर्स का स्टाफ चाहिए, और साफ सफाई सुरक्षा की पूरी व्यवस्था चाहिए। तो इसको पूरी गंभीरता के साथ करवाएं। यह बहुत जरूरी नहीं, पिछली बार ऐसा आया था कि पेशेंट भर्ती कर लिए, ऑक्सीजन है ही नहीं, और बाद में फिर सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि 1 घंटे की बची, आधा घंटे की बची। वो अफरा तफरी नहीं मचना है। इसलिए पहले सुनिश्चित कर लें किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी ना हो। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल गैस पाइपलाइन की व्यवस्था, इसको सुनिश्चित कर लें। यह सबसे जरूरी आवश्यकता है, दूसरी लहर में हमने देखा है। फिर जहां जहां जिन जिलों में आपको प्रशिक्षित मानव संसाधन चाहिए, लोग चाहिए, स्टाफ चाहिए, उनकी अस्थायी रूप से नियुक्ति का आकलन करके तत्काल आप यहां भेज दें ताकि वो भर्ती की जा सके। लोग चाहिए, आखिर हमको प्रशिक्षित लोग चाहिए, तो इसको भी हमको तत्काल प्रेषित करना पड़ेगा और उसको तत्काल करना पड़ेगा। फिर कोविड-19 के निदान हेतु आवश्यक पैथोलॉजी जांच की उपलब्धता जिलों में आप सुनिश्चित कर लें, और सिटी स्कैन की उपलब्धता सुनिश्चित कर, तो ये बहुत जरूरी हमने देखा उस समय। संभावित आवश्यकता के अनुसार संभावित कोविड रोगियों की जांच की जाए। अब हमारी 29 जिलों में सिटी स्कैन मशीन क्रियाशील है, बाकी के प्रयास हो रहे हैं। इसलिए इस पहलू पर भी आपको ध्यान देना होगा। इस समय इससे जिम्मेदारी का काम और कोई नहीं है, क्योंकि हम संकट के मुहाने पे खड़े हैं। और इसके साथ जो जरूरी चीज है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कल से 3 जनवरी से, देखिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जिला के प्रशासन, कलेक्टर सहित, कमिश्नर सहित, वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश ने बहुत शानदार काम किया है।
94.8% अपना फर्स्ट डोज हो गया, लगभग 95, और लगभग 92 हमारा दूसरा डोज होने वाला है। और उसी के कारण हमें विश्वास है कि बहुत गंभीर मामले कम आएंगे, ऐसा लगता है। अभी तैयारी हम सब रखेंगे, लेकिन अब 15 से लेकर 18 साल के बच्चों की कल से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। हम क्यों देर लगाएं साहब? युद्ध स्तर पे करना है अपन को। अपन तो एक दिन में 28, 28, 29 लाख कर चुके हैं। कोवैक्सीन लगना, वह वैक्सीन मिलती जाए और हम पात्र बेटा बेटियों को लगाते जाएं। काहे के लिए हम 20 दिन और 15 दिन का इंतजार करें? जितने जल्दी मिले उतने जल्दी लगा के अपने बच्चों को भी सुरक्षित कर लें। अपन 60 साल से ऊपर के जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित भाई बहन हैं और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको भी लगेगा। अभी आपको बताया कि ये विद्यालयों में केंद्र बनाए जा रहे हैं। जिलों ने अपने अपने केंद्र तय कर लिए होंगे। मेरा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से निवेदन है, कल सारे सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष जो यहां बैठे हुए हैं, हमारे समाज सेवी, स्वयंसेवी भाई बहन अलग अलग सेंटर्स पे जाएं और बच्चों को भी अपील करें। सोशल मीडिया के माध्यम से करें, मीडिया के माध्यम से करें, वीडियो अपलोड करें, धर्मगुरुओं की अपील करवाएं, प्रभावी लोगों की अपील जाए, आपकी अपील सोशल मीडिया पे जाए कि तुरंत ये वैक्सीन लगवाइए। माहौल बनेगा तो बहुत तेजी से ये वैक्सीनेशन हो जाएगा। कल मैं, आप, हम सब किसी न किसी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं। विधायकगण पूरे क्षेत्र में भी घूम सकते हैं, क्या दिक्कत है? बच्चों से मुलाकात ही होगी। बाकी साथी भी, हमारे जिलाध्यक्ष और बाकी साथी भी निकले, बिल्कुल कार्यकर्ता भी निकले। पंचायत स्तर की जो कोविड क्राइसिस कमेटी घर घर से निकाल के स्कूल के सेंटर पर लाए और लगवाए। इसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं। संक्रमण रोकने का एक ही तरीका है, आपस में संपर्क कम किया जाए। हम आर्थिक गतिविधियां नहीं रोक रहे हैं। गरीब की रोजी रोटी जाती है, व्यापार बिजनेस जाता है, हम वो चलने देंगे, लेकिन साथ में लोगों की जिंदगी भी खतरे में ना पड़े, ये कोशिश भी हमको करनी है। और इसलिए मास्क जरूर लगाएं सब, भीड़ भरे आयोजन ना हो, यथासंभव दूरी बनाए रखें, हाथ साफ करते रहें और वैक्सीनेशन करवाइए ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं। हम बहुत जल्दी कोरोना के प्रोटोकॉल को भूल गए। अब अभी भी मैं निकल के देखता हूं तो कई लोग बिना मास्क के ही। तो मैं जनता से भी अपील करता हूं, इस समय मास्क अनिवार्य है, अपने लिए, अपनों के लिए, जिंदगी के लिए। और इसलिए फेस मास्क जरूर पहने, उसको जिंदगी में दिनचर्या का अंग बना लें अभी तो, क्योंकि मास्क नहीं पहनना सामाजिक अपराध है। अपने आप को नहीं, हम दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। और इसलिए जो बाकी चीजें हैं, दूरी और बाकी जो मैंने बताई, लेकिन मास्क तो लगाए रखें। दुकानों पे भी पहले हमने किया है, गोले बनाए दुकानों पे। एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक की थोड़ी दूरी रहे, वो भी मास्क लगाए, उनको टोकें, दुकानदार भी मास्क लगाए। मास्क नहीं तो सामान नहीं, मास्क नहीं तो बात नहीं। हमने कई तरह की चीजें, अभियान पहले चलाए, उसको हम कर सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग हमने काढ़ा वगैरह का पहले भी काफी किया है। अब उसके बारे में मैं आवश्यक रूप से नहीं कह रहा, लेकिन इन चीजों का इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोग होता है। व्यायाम, प्राणायाम, ये बड़ा जरूरी है।
हम इससे बिल्कुल बच सकते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के उसकी कोशिश करते रहना चाहिए। शरीर में पानी की कमी ना हो। बाकी सब चीजें मैं नहीं कह रहा, नहीं तो आप कहोगे कि डॉक्टर भी बन गए क्या। लेकिन कई चीजें हम पहले करते रहे। नमकीन, नींबू पानी, छाछ, सूप, नारियल, इसका प्रयोग भी बेहतर होता है। और इसलिए जो आवश्यक चीजें हैं उनको हम लगातार करते रहें। अब फिर से फिर से मध्य प्रदेश थमने नहीं देना है। काम भी करेंगे और कोविड से भी लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश ने एक अलग मॉडल जन भागीदारी का बनाया है जिसको पूरे देश ने सराहा। लेकिन वो आपके कारण हुआ है, केवल आपके कारण। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है कि उस भागीदारी की, जन भागीदारी के मॉडल को फिर से क्रियाशील करके हम लड़ें और जीतें। जीतेंगे, जीतना ही है। अब अगर किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई जानकारी लेना हो, कोई जिज्ञासा हो, तो संक्षेप में हम उसकी चर्चा करेंगे। एक बार फिर आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलकर हम कोरोना की तीसरी लहर को घातक नहीं होने देंगे, अपनी जनता की जिंदगी बचाएंगे, सुरक्षित निकाल के ले जाएंगे। धन्यवाद। भाई साहब, तुलसी सिलावट बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। कल से हम कोविड केयर सेंटर जो पिछली बार चालू किया था 650 का हम प्रारंभ कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से। राधा स्वामी वाला कोविड केयर आपने इंदौर में बहुत अच्छा कोविड केयर सेंटर राधा स्वामी सत्संग बहुत बढ़िया चलाया था। इंदौर में उदाहरण प्रस्तुत किया था। आप जरूर चालू करें। धन्यवाद। कल से प्रारंभ कर रहे हैं। भाई साहब यशपाल बोल रहा हूँ। भाई साहब यशपाल, माननीय मंत्री जी को इंदौर बाद में ना भाई साहब, ये ज्यादा नहीं कैबिनेट के बाद इंदौर आ क्या शंकर जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद यशपाल जी बोलेंगे। भाई साहब नमस्कार, ग्वालियर से मदन कुशवाहा। भाई साहब माधव मारू बोल रहा हूँ। एक कर लेते हैं हम। पहले शंकर ललवानी कुछ कह रहे थे, वो बात पूरी कर लें। उसके बाद यशपाल जी, उसके बाद माधव जी और कुशवाहा जी। हाँ मतलब मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री जी कैबिनेट की बैठक के बाद इंदौर में ही रहे, तो हमारा जो पुराना मॉडल था क्राइसिस वाला कमेटी का, वो फिर चलते रहेगा। ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद यशपाल जी कुछ कह रहे हैं। भाई साहब आपके आशीर्वाद से आज की इस क्राइसिस बैठक में धर्मगुरु बैठे हैं, शहर काजी साहब बैठे हैं, पशुपतिनाथ मंदिर के हमारे जो प्रमुख पुजारी जी वो हैं, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, हमारे IMA के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, पत्रकार हैं, मीडिया के हमारे प्रेस के अध्यक्ष वगैरह हैं। मेरा निवेदन ये है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रारंभिक दौर पर मेडिकल स्टोर पर और अन्य जो व्यवस्था है चिकित्सा से रिलेटेड उन मरीजों को खांसी, सर्दी, जुकाम की, मेरा ये निवेदन आपके माध्यम से होगा, आप भी उसके लिए निर्दिष्ट करें कि उन मरीजों को जो इस बीमारी के लक्षण के साथ अगर आता है, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के, तो उनको वहां पर उपचार करने में डिले करने के बजाय सबसे पहले RT-PCR उसकी किया जाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वो वहीं उलझ करके रह जाएगा। दूसरा, हमने जो व्यवस्था पहले दूसरी लहर में जो चाक चौबंद की थी, वो हमको पुनः चालू करने की पूरी व्यवस्था करना पड़ेगी। जैसे हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज हमने लिया था, हमने IMA की मदद ली थी, फिर हमने हमारा जो नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज हमने लिया था, 1000 बेड की व्यवस्था मंदसौर में हमने कर दी थी। अब वेव को देखते हुए 1500 तक हम इसको लक्ष्य को प्राप्त करें। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि ब्लॉक स्तर पर भी, जैसे हमारा दलोदा है, दलोदा जैसे बड़े सेंटर को हमको पकड़ना पड़ेगा ताकि आसपास के मरीज वहां आकर के उसका उपचार प्राप्त कर लें। यशपाल जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। व्यवस्थाएं हमको चाक चौबंद रखनी चाहिए, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। मैं सभी मंदसौर के सामाजिक संगठनों को, पत्रकार मित्रों को, सबको धन्यवाद देता हूं। वो आज धर्मगुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आपने बिल्कुल ठीक सोचा। उस दिले में उस दिशा में तुरंत अपन काम शुरू करें। धन्यवाद आप। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। विधि साहब भाई साहब प्रणाम, माधव मारू बोल रहा हूँ। हाँ माधव जी बोलिए। फिर जी भाई साहब, मेरा एक निवेदन था कि अभी मलमास चल रहा है, शादी ब्याह का सीजन अभी नहीं है, और अभी से हम अपन उनकी संख्या सीमित करना शुरू करें। क्योंकि हम संख्या सीमित नहीं करेंगे तो जब एंड टाइम पे लास्ट मोमेंट में हम संख्या सीमित करते हैं तब दिक्कतें खड़ी होती है।
हम एक स्लेब बना लें कि हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाएंगे, उसके हिसाब से हमारी ये संख्या की अनुमति की कम होती जाएगी। हम एक पूरी एक स्लेब बना लें, उससे हमें ये आराम रहेगा कि बाद में रोज रोज हमें ये सब चीज़ें रिवाइज नहीं करना पड़ेगी। तो एक नंबर्स के हिसाब से, कोविड पेशेंट के हिसाब से हम अपना एक स्लेब तैयार कर लें और उस हिसाब से इसको अभी से रोकना शुरू करें धीरे धीरे, ताकि लोगों की हैबिट में भी आ जाएगा और बाद में एकदम आक्रोश नहीं बढ़े कि एकदम अचानक रोक दिया, एकदम अचानक ये हो गया, आपने व्यवस्था कर ली थी। तो लोग उसके हिसाब से आगे सारी तैयारियां उसी हिसाब से करेंगे तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है माधव जी, आपका सुझाव नोट किया है, उस पर पूरी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। निवेदन मुझे भी करना है। भाई साहब ग्वालियर से मदन कुशवाहा। हाँ कुशवाहा जी, ग्वालियर से पहले भाई साहब पहले तो नई साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और दो लहर में जिस तरीके से फतेह पाई आपके नेतृत्व में, पुणे से हम तीसरी लहर पर भी फतेह पाएंगे। थोड़ा सा ये आग्रह कर रहा था वैसे, जैसे लोकल स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनती है तो हम लोग किसी कोई ऐसे आयोजन कोई होते हैं बड़े बड़े आयोजन, तो उस पर हम लोग फैसला ले सकते हैं जिला प्रशासन के माध्यम से। बिल्कुल, जिला प्रशासन प्रभारी मंत्री मिलके आप लोग फैसला कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसा एक निवेदन मुझे भी करना था। हाँ कृष्णा गौर जी, फिर राकेश यादव जी। जी, मैं सब निवेदन ये कर रही थी कि जैसा अभी प्रेजेंटेशन हुआ कि ग्राफ लगातार कोविड संक्रमितों का बढ़ रहा है, मतलब बाकी सब चीज़ तो ठीक है, हमें संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए आयोजनों पे, बड़े आयोजनों पे, भीड़ वाले आयोजन पे। धार्मिक आयोजन भी बहुत संख्या में हो रहा है, बहुत भीड़ आ रही है उसमें भी, और मेलों वगैरह पे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में तो वैसे अपन कर ही सकते हैं कम से कम। अच्छा, दूसरा सुझाव ये था कि जो कल से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, उसमें एक तो सूची जनप्रतिनिधियों को मिल जाए किन किन स्कूलों में प्राथमिक चरण में हो रहा है, और उसके साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित हो जाए कि उन वहाँ जहाँ स्कूलों में हो रहा है वहाँ पर वैक्सीन की कमी ना पड़े, ताकि पेरेंट्स या बच्चे परेशान ना हो। वैक्सीन पर्याप्त। एक तो नमस्कार, सभी एक मिनट, सभी कलेक्टर्स को जिला केंद्रों की सूची पता है, जिले में कौन कौन से स्कूल्स है, तो सारे विधायक और सांसदों को और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के बाकी भी जो गैर राजनीतिक सदस्य हैं उनको भी दे दें आप, ताकि सबको पता रहे कि कहां कहां टीकाकरण होता है। जिले वेबसाइट पे भी डाल दें आप, और इनको तो वैसे भी दे सकते हैं कि ये आपके सेंटर हैं, ये आप जरूर कर लें। बाकी आयोजनों के बारे में आपने सुझाव दिए, इसमें लगनी है कोवैक्सीन का भी वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जी को उसके लिए धन्यवाद, वो आती जाएगी। और मुझे लगता है कि चैलेंज नहीं है हमारे सामने। भाई साहब नमस्कार। जी भाई साहब प्रणाम। यादव, इसके बाद जी भाई साहब प्रणाम। रतलाम राजेंद्र पांडे। हाँ राजेंद्र पांडे। हाँ राजेंद्र प्रणाम। राकेश यादव बोला था विदिशा था भाई साहब। पहले राकेश यादव विदिशा, फिर राजेंद्र पांडे जी रतलाम। जी भाई साहब प्रणाम, राकेश यादव बोला था। हाँ। भाई साहब इतना निवेदन था, मेले जो लग रहे हैं हमारे विदिशा में, और 15 तारीख को संक्रांत है, तो छोटे छोटे मेले बहुत भराएंगे, उसमें कोई गाइडलाइन अगर हमको मिल जाती तो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट बैठ के वो निर्णय कर लेते। ठीक है, इसकी गाइडलाइन बनाते हैं और आपके पास भेजते हैं। राजेंद्र पांडे जी। नमस्कार साहब, सीतासरण शर्मा होशंगाबाद से। हाँ राजेंद्र पांडे, सीतासरण शर्मा जी होशंगाबाद। सीटी स्कैन आ जाए मेडिकल कॉलेज में। राजेंद्र पांडे, प्रथम तो आपका 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब, और आप जो प्रभु से कामना करके आए हैं पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य की, वो आपकी कामना पूर्ण हो, क्योंकि आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से विगत समय में भी काफी नियंत्रण किया गया था। यहाँ रतलाम जिले की माननीय कलेक्टर महोदय ने कल ही बैठक आयोजित कर ली थी जिला क्राइसिस कमेटी की, और लगभग सारे बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करते हुए रतलाम नगर से लेकर के संपूर्ण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। एक आग्रह है इसमें भाई साहब कि ये जो अभी नौजवान बच्चों का जो कल से वैक्सीनेशन किया जाना है, हम भी सभी स्कूलों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो 15 वर्ष से कम आयु के हैं या 8वीं कक्षा से कम क्लासेस वाले हैं, उनको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए किया जाना चाहिए भाई साहब, क्योंकि मेरे यहाँ पर एक 13 वर्ष की बिटिया पॉजिटिव आई है आज ही पहला केस हमारे जिले में जावरा से आया है। तो ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है, थोड़ा उसके लिए आग्रह था।
दूसरा निवेदन करना चाहता था कि आपने ऑक्सीजन प्लांट तो लगभग इस स्थान पे कर दिए हैं, आपके आशीर्वाद से आपने लोकार्पण किया था जावरा में, 1 की बजाय 2 हो गए हैं, लेकिन रतलाम जिले में सीटी स्कैन मशीन की निश्चित रूप से कमी है। यहाँ पर आपने जिला मुख्यालय पर तो उपलब्ध कराई, लेकिन मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय राजस्थान लगा होने की वजह से यहाँ पर धार जिले का भी और बदनावर का भी और आसपास के मंदसौर नीमच जिले का भी दबाव काफी बना रहता है। एक सीटी स्कैन मशीन हमें और उपलब्ध कराई जाए जिला मुख्यालय पर भी, और इसी के साथ में जावरा के लिए आपने विगत समय यस किया था कि जावरा में आप एक सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि वहां पर ताल, आलोट, बड़ौदा और पिपलोदा ये बड़े केंद्र वहां पर लगते हैं, तो लगभग जिले जैसा भार वहां पर रहता है। खाचरोद, नागदा के भी लोग वहां पर पहुंच थोड़ा संक्षिप्त करेंगे राजेंद्र जी, मैं आपका भाव समझ गया। सीटी स्कैन मशीन हमारे यहाँ विदेश से ही आती है और वो लगातार आपूर्ति की अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 29 हमारे यहाँ हो गई है, बाकी के प्रयास जारी है, इसको नोट किया हुआ है। एक यथासंभव प्रयास करेंगे। अशोकनगर से माननीय मुख्यमंत्री उमेश रघुवंशी, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवपुरी से एक पहले डॉक्टर राजेंद्र पांडे के बाद डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी हो गए। बोलो आ रही हो गई शिवपुरी से राजेंद्र पांडे जी बात पूरी करें जल्दी। एक सीटी स्कैन मशीन के बारे में सुझाव आया था भाई साहब कि संभवतः 28 फिल्मों वाली और 32 फिल्मों वाली रहती है, लेकिन लगभग 128 फिल्मों वाली मैं अगर आपसे होती फोन है, पे बात कर लूंगा, आपसे फोन पे बात करके जानकारी ले लूंगा। तो बहुत धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, खरगोन से बाबूलाल महाजन बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोकनगर से उमेश रघुवंशी निवेदन कर रहा हूँ। डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी औरंगाबाद से मैंने नाम लिया। जी नमस्कार साहब। जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अच्छी आप सब। ये मेलों के बाद शिवरात्रि पचमढ़ी में, रामजी बाबा का होशंगाबाद में और नर्मदा जयंती के बड़े कार्यक्रम होंगे, तो कोई निर्णय सरकार करेगी बाद में या अभी कुछ निर्णय हो सकता है क्या? इसमें विषय आ गया है, एक बार संपूर्ण विचार करके और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी चर्चा कर ले, हम लोग आपस में बैठ कर लेंगे अभी अपन। उमेश रघुवंशी बोल रहा था भाई साहब, होने के विषय में कोई समय माननीय मुख्यमंत्री माननीय खरगोन एक बात हो जाए, अपन बैठेंगे, आप चिंता नहीं करें। भाई साहब शिवपुरी से राजू डॉक्टर साहब बात पूरी कर ले, मैं जवाब भी दे दूँ। भाई साहब शिवपुर से कैलाश गुप्ता बोल रहा है। सब बाजार बंद होने के विषय में तो कोई निर्णय अभी नहीं होगा, जल्दी बंद अभी नहीं हुआ। आपको जैसे ही कोई फैसला होता है समग्र रूप से करके आपको अवगत कराएंगे। जी धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, अशोकनगर। माननीय मुख्यमंत्री अशोकनगर से उमेश रघुवंशी निवेदन कर रहा था। बोलिए उमेश। माननीय मुख्यमंत्री ये कह रहा था, अपने यहाँ सीटी स्कैन आपके आशीर्वाद से आ गई थी, लेकिन अभी तक इंस्टॉल नहीं हो पाई। सीएमएच साहब यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है, आधा सामान आ गया और आधा सामान नहीं आ पाया, तो उसको शीघ्रता से करवा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है उमेश जी, बात नोट कर ली है। अब राजू भाई साहब गोपीलाल बोल रहे हैं गुना से, राजू शिवपुरी बोलो भैया राजेंद्र। माननीय भाई साहब आप बोलो कोई और बोलो। एक मिनट जी भाई साहब, पहले बात राजू बाथम की हो जाए, इसके बाद आगे बढ़ो। भाई साहब सागर की बात भी हो जाए। भाई साहब शिवपुरी में भी मेडिकल कॉलेज तो बहुत अच्छा एस्टेब्लिश हो गया आपकी कृपा से। अभी सीटी स्कैन मशीन के पिछली बार ऑर्डर भी हो गए थे, लेकिन आपने जैसा बताया तो हमारी समझ में आ रहा है, लेकिन जल्दी हो जाए। दूसरा आग्रह ये था भाई साहब कि जो राज्यों से हमारी शिवपुरी की उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है, राजस्थान से भी लगती है, तो जो राज्यों से जो इंटर स्टेट बसें जा रही हैं, उन बसों में भी चेकिंग उतरते समय और जाते आते समय हो जाए तो वो ठीक रहेगा। जैसे ट्रेस आउट हो जाएगा वहीं की वहीं, जैसे हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी मरीजों की, ऐसी व्यवस्था हो जाए, ये आग्रह है भाई साहब। ठीक है राजू जी, नोट किया है। शिवपुर से कैलाश गुप्ता जी। भाई साहब राजस्थान शिवपुर हाँ भाई साहब, श्योपुर से पहला केस भाई साहब कल मिला, एक जयपुर से। हमारी ज्यादातर स्थिति राजस्थान के कारण ही बिगड़ती है, उधर से आता है। अब हमारे यहाँ बाकी व्यवस्थाएं तो सब ठीक आपने कर दी है, जिसमें ऑक्सीजन की और सीटी स्कैन चालू है।
और यहाँ प्राइवेट अस्पताल तो है नहीं भाई साहब, लेकिन सरकारी अस्पताल में जो पिछली बार बनाया था छात्रावास को कोविड केयर सेंटर, वहां तैयारी आज कलेक्टर साहब वगैरह ने निरीक्षण भी पूरा कर लिया है। अब हमारा निवेदन यह है कि आपने 1038 डॉक्टरों की नियुक्तियां की है अभी भोपाल से, तो श्योपुर में 37 तो प्रथम श्रेणी के पद रिक्त है भाई साहब, 15 द्वितीय श्रेणी के रिक्त है। ये भोपाल से व्यवस्था होनी है। स्थानीय स्तर की जो व्यवस्था है वो इन्होंने की है, हम लोगों ने भी आग्रह किया, अभी परसों भी मीटिंग हुई है। तो हमारा निवेदन यह है कि जो आपने कहा होम आइसोलेशन वालों को देखने का भी और सारी व्यवस्थाओं पे आप पूरा निर्देशन और पूरा बारीकी से आप ध्यान दे रहे हैं भाई साहब, लेकिन 37 प्रथम श्रेणी और 15 आपने बताया, नोट किया है जी, ठीक है कैलाश जी। गोपीलाल जाटव जी, पुरानी मांगे भाई साहब हमारी है, पुरानी मांगे भाई साहब, पहले भी हमने डॉक्टर मांगे थे। गुनाह में भाई साहब सिटी स्कैन नहीं है नई, तो गुनाह के लिए जो है ना नई सिटी स्कैन जो है ना मतलब ना प्राप्त है भाई साहब, मिल जाए जो है ना। ठीक है, गुनाह की बात आ गई। अब कौन बोले थे? जिला प्रशासन कलेक्टर साहब जो है ना सभी माननीय खरगोन से बाबूलाल महाजन, हाँ खरगोन महाजन बोलना चाहता हूँ साहब। बोलिए महाजन साहब। मैं ये बोल रहा था कि एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पहली लहर का भी हमने अच्छा सामना किया आपके नेतृत्व में, दूसरी लहर में भी और तीसरी को भी परास्त करेंगे। प्रारंभ हो गया है, ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया है। साथ ही साथ मेरा ये निवेदन है कि खरगोन में महाराष्ट्र की बाउंड्री लगती है और यहाँ पर थोड़ा चेकिंग चालू हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह कि खरगोन जिला 6 विधानसभाओं का है, यहाँ पर अभी तक मेडिकल कॉलेज के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। आप हमारे जिले को भी मेडिकल कॉलेज देंगे तो बहुत बड़ी अनुकंपा होगी, कृपा होगी हमारे खरगोन जिले के सभी लोगों पे। और तीसरी बात, बूस्टर डोज के बारे में अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया, तो आप बूस्टर डोज के बारे में भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से सारी व्यवस्था होती है। अभी 60 प्लस के लिए व्यवस्था है, जैसे ही गाइडलाइन आएगी आगे विचार करेंगे। मेडिकल कॉलेज के बारे में आप सोचे साहब, के बारे में कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, बैतूल से भाई साहब। हाँ बैतूल बोलिए। सांसद जी बैठे हुए हैं, दुर्गादास जी और डॉक्टर पांडाग्रे जी। भाई साहब बोलिए सर। प्रार्थना थी भाई साहब की पिछले अस्पतालों ने पिछले वक्त ठीक से सेवाएं नहीं दी, शिकायतें उनकी गंभीर मिली थी। एक बार भाई साहब पुनर्विचार आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, प्राइवेट जो अस्पताल है। दूसरी प्रार्थना थी भाई साहब की कोविड प्रभावित जो भाई बहन इलाज करने के पूर्व क्या है कि उनकी जो पूर्व बीमारियों का इतिहास है, दवाइयां देने के पहले उस पर भी फोकस अपन करेंगे तो अच्छा रहेगा भाई साहब। पिछली बार लोगों की शिकायतें मिली थी कि हमको ये ब्लड प्रेशर था, हमको नाना प्रकार की